चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने कल जो आपके शुक्रवार को जो लाइव सेशन लिया था, उस लाइव सेशन में आपको पदार्थ के जो अवस्थाएं थी उस अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव और जो गैस अवस्था है, इन अवस्थाओं में एक प्रकार से कहें तो अलग अलग गुणों का समावेशन होता है, और मैंने वो गुण आपको बताए थे। जहां ठोस कठोर होता है, जहां द्रव तरल होता है, और जहां गैस बहुत अधिक तरलीय रूप में और बिखरे हुए रूप में रहता है, जिनके कण हैं, किसी में पास थे तो किसी में दूर दूर थे। यानी कि पदार्थ इस प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में रहता है, और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में रहने के कारण उसकी जो प्रकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? जैसे मान लो कोई अगर ठोस है तो वो ठोस द्रव बन सकता है क्या? या द्रव है वो गैस बन सकता है क्या? या ठोस है वो गैस बन सकता है क्या? यानी कि कोई भी पदार्थ प्रकृति में जिस मूल रूप में मौजूद है, क्या उसका मूल रूप परिवर्तन किया जा सकता है क्या? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जैसे हमारी प्रकृति में एक ऐसा तत्व है जो लगभग तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा। सर्व सामान्य उदाहरण है, सबको पता है कि जो हमारा जल है, जो हम पानी पीते हैं, ये पानी पीने की स्थिति में ये जल है वो आपके कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। ये इसकी सामान्य अवस्था है जो प्रकृति में आपको मिलेगी। लेकिन प्रकृति में इसकी 2 अवस्थाएं और देखने को मिलती हैं। एक अवस्था है जिसको हम बोलते हैं बर्फ, ये भी एक जल का ही स्वरूप है, जो किस रूप में है? ठोस रूप में है। और एक अवस्था है जिसको बोलते हैं हम भाप बोल सकते हैं या वाष्प बोल सकते हैं, जो कौन सी अवस्था को इंगित करता है? गैस अवस्था को इंगित करता है। यानी कि जल जो है तरलीय रूप में इस प्रकृति के अंदर अपने मूल स्वरूप को बनाए रखता है, लेकिन वह मूल स्वरूप परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन की जो स्थिति है वो अलग अलग प्रकार से निर्धारित होती है। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है? तो पदार्थ अवस्था बदलने की स्थिति में उसके कणों का क्या होता है? उसके कणों की स्थितियां किस प्रकार से निरूपित होती है? क्योंकि आपने देखा कि बर्फ है वो ठोस के रूप में, यानी कि बर्फ ठोस के रूप में, इसका मतलब यह है कि इसके जो कण है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे। जल के रूप में था तो कण हल्के हल्के बिखरे हुए थे, कम खाली स्थान था, और गैस के रूप में जैसे ही बना उसमें खाली स्थान है वो क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। तो इस परिस्थिति के अंदर इन कणों का क्या होता है जब अवस्था परिवर्तन होती है? अगर मान लो ठोस से द्रव हुआ या द्रव से गैस हुआ, तो ठोस से द्रव होने पर कण बिखर जाएंगे, और द्रव से गैस होने पर और ज्यादा बिखर जाएंगे। तो उस परिस्थिति के अंदर इन कणों का क्या होता है? तो इन कणों का विशेष रूप से कहें तो पदार्थ जब अपनी अवस्था बदलता है उस 2 स्वरूपों में, पहला स्वरूप है वो है आपके तापमान परिवर्तन के प्रभाव के कारण। यानी कि जो तापमान है उस तापमान में जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर सकता है। और दूसरा है वो है दाब परिवर्तन के प्रभाव के कारण। यानी कि किसी अगर पदार्थ पर आप दाब लगाते हैं तो उसके कणों के अंदर आपको अलग कुछ प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव के कारण क्या होता है? एक सामान्य हम प्रयोग देखते हैं। सामान्य प्रयोग में क्या है कि आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ सभी ने देखी हुई होगी, बर्फ के कम से कम 150-200 ग्राम टुकड़े हैं वो आपने ले लिए। अब वो 150-200 ग्राम टुकड़े लेने के बाद आपने इस भाग को एक बर्नर के ऊपर उस बीकर को है वो रख दिया। यानी कि आपने बीकर लिया था, उस बीकर में 150-200 ग्राम जो बर्फ ली थी उस बर्फ को आपने
उसके अंदर रख दिया। ये आपके बर्फ है, ये आपके बीकर हैं, ये आपके स्टोव है जो इसको हम गर्मी प्रदान कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको एक क्या करना है, थर्मो, और थर्मामीटर का उपयोग होता है, सबको पता है थर्मामीटर के किसी पदार्थ के तापमान की जांच करने के लिए थर्मामीटर काम में आता है। कक्षा 7 के अंदर आपने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है। दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला मापी थर्मामीटर होता है। तो प्रयोगशाला में काम आने वाला थर्मामीटर को हमने इस बर्फ के भरे हुए जार के अंदर, बीकर के अंदर डाल दिया। अब बर्फ को क्या किया, ऊष्मा देना शुरू किया। अब ऊष्मा देना शुरू किया तो मैंने फर्स्ट लाइव सेशन के अंदर आपको कणों के कुछ गुण बताए थे, और कणों का एक और गुण बताया था मैंने कि कण होते हैं गतिशील। गतिशील का मतलब होता है कणों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन वो गतिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है, जब कणों को तापमान मिलेगा, यानी कि तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे वह जो कण है वो गतिज ऊर्जा को ज्यादा लोपित करेंगे और बाहर निकलना शुरू करेंगे। यहाँ पर बर्फ है, बर्फ का मतलब कण है, अब क्या हो गए हैं, पास पास, क्योंकि कौन सी अवस्था है, ये ठोस अवस्था है, तो कण आ गए हैं पास पास, और पास पास आने के कारण अब इनके तापमान में कमी का प्रसार हुआ था, जिसके कारण ये पास पास थे। लेकिन जैसे ही आपने स्टोव को शुरू किया, और स्टोव को शुरू करने के बाद जैसे जैसे आप तापमान दे रहे थे, तो तापमान देने पर कणों के अंदर किसका प्रसार हुआ, कणों के अंदर गतिज ऊर्जा का प्रसार हुआ। और गतिज ऊर्जा का प्रसार किसके कारण से हुआ, तापमान बढ़ोतरी के कारण से हुआ। किसके कारण से हुआ, तापमान बढ़ोतरी, क्योंकि जैसे जैसे ऊष्मा दोगे तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो कणों के अंदर गतिज ऊर्जा का लोपन होना शुरू हो जाएगा, और लोपन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, कण जो एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हुए जुड़े हुए हैं, वो आकर्षण जो है वो आकर्षण धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो थोड़े हल्के स्वतंत्र होकर अपनी दूसरे कणों से दूरी बनाना शुरू करेंगे, और दूरी बनाना शुरू करेंगे तो उस स्थिति के अंदर थर्मामीटर में आप तापमान नोट करेंगे। थर्मामीटर में आप तापमान नोट करेंगे, जब बर्फ पूर्णतया नहीं पिघल जाता तब तक थर्मामीटर के अंदर किसी प्रकार के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बर्फ पूरा द्रव में बदल गया तो तापमान में आपके परिवर्तन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि कणों में गतिज ऊर्जा मिलने के प्रभाव के कारण जो कण है वो कण स्वतंत्र होकर द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे थे। तो प्रक्रिया चलने के दौरान तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, लेकिन अवस्था जैसे ही परिवर्तित हो गई तापमान आपको पता चल जाएगा कितने तापमान पर यह परिवर्तन होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो ऊष्मा मिली, उस ऊष्मा के कारण कण बिखर गए, और बिखरने के कारण बर्फ का जल में परिवर्तन हुआ, यानी कि ठोस का द्रव में परिवर्तन हुआ। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। जरा परिभाषा ध्यान देंगे इधर, गलनांक। गलनांक में दो शब्द हैं, गलन प्लस अंक, यानी कि गलने के कितने अंक है उसके, अंक का मतलब तापमान से संबंधित है। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। द्रव में परिवर्तित हो जाता है और उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और बर्फ का जो गलनांक है वो बर्फ का गलनांक, छोटी क्लासों में आपने इसको पढ़ा है, 273.15 केल्विन होता है। ये बर्फ का गलनांक है, यानी कि बर्फ इस तापमान पर आकर पिघलना शुरू हो जाएगी और पिघल के द्रव बन जाएगी। तो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन आपके यह मान रहेगा। इस जो गलने की प्रक्रिया है उस गलनांक को संगलन भी कहते हैं, ध्यान रहे। संगलन शब्द भी वही है जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह उसको संगलन भी कहा जाता है।
तो जरा संगलन की भी परिभाषा आप लिख दीजिए। संगलन वह स्थिति जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संगलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। तो 1 मिनट का समय देता हूं, ये दोनों परिभाषाएं अपनी नोटबुक में आप उतारेंगे। हाँ, अब आगे चलते हैं। आशा करता हूं उतार दिया होगा। आगे चलते हैं। आगे कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यानी कि ठोस आपके गल गया और गलने की स्थिति में तापमान तो आपके समान है। यानी कि यह जो बर्फ हमने डाली थी, तो बर्फ डालने पर जब अपने बीकर को गर्म करना शुरू किया, बीकर को तापमान देना शुरू किया, तो उस परिस्थिति के अंदर ठोस पिघलना शुरू हुआ, तापमान तो समान रहता है। क्योंकि जब तक बर्फ पूरा पिघल नहीं जाएगा तब तक यह तापमान अंकित नहीं कराएगा। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा दे रहे वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? यानी कि ऊष्मा तो मिल रही है। अब ऊष्मा मिल रही है, बर्फ पिघल भी रहा है, लेकिन तापमान नहीं बता रहा, तापमान समान रहता है। तो ऐसी क्या स्थिति होती है जिसके कारण यह स्थिति आपको देखने को मिलती है? आपको पता है कि गलनांक नहीं पहुंचता था जब तक ये तापमान नहीं बताता। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यह प्रक्रिया में जो गुप्त ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा काम आती है। अब गुप्त ऊष्मा कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा क्या है? तो जरा इधर ध्यान देंगे, गुप्त ऊष्मा कैसे काम करती है। आपने बीकर को शुरू किया, अब बीकर को शुरू किया, आपने इसको ताप देना शुरू कर दिया। वैसे भी अगर आप बीकर शुरू नहीं करते, हथेली पे बर्फ रखोगे, तो आपके शरीर का जो तापमान है उस हथेली के द्वारा उस बर्फ को लगना शुरू होगा और बर्फ धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। और पिघलना शुरू हो जाएगी तो आपने अनुभव ही किया होगा कि जब बर्फ आपके इस हथेली पर पड़ी है और जब तक वह पूर्ण समाप्त नहीं हो जाती तब तक अपनी ठंडक को छोड़ती नहीं। यानी कि उसके कण हैं वो अपनी नैसर्गिक क्रिया को नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही पूरी हो जाएगी वह बर्फ पिघल कर जल बन जाएगा, तब आपके हथेली पर उसकी ठंडक का एहसास है वो खत्म हो जाएगा। कारण इसका यह है कि ऊष्मा तो अवशोषित हो रही है, लेकिन वो ऊष्मा उसके कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है। यानी कि ठोस के जो कण हैं वो ठोस के कण उस ऊष्मा को क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। और अवशोषित करने पर उस कणों का प्रसार है वो जरूर प्रसार करवा रहे हैं, लेकिन प्रसार तेज गति के साथ न करवाकर धीमे धीमे उसका प्रसार हो रहा है और वो प्रसार के कारण उसका आकर्षण टूट रहा है। कणों के मध्य जो आकर्षण था वो आकर्षण टूट रहा है और टूटने के कारण जब कणों का आकर्षण टूट जाएगा तब यह ठोस से द्रव में बदल जाएगा। और ठोस से द्रव में बदल जाएगा तो उससे पहले जो कणों के अंदर की जो ऊष्मा अवशोषित हुई है, जो हमने तापमान के द्वारा दी है, तापमान बढ़ाकर हमने उस ऊष्मा को दिया है, वह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि वो उसके अंदर छुपी हुई है, जो धीरे धीरे उसको अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ के, एक वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ के कह सकते हैं, पदार्थ कौन सा? ठोस। ठोस के गलनांक तक
ठोस के गलनांक पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया दर में बदलने में प्रयुक्त ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि ऊष्मा तो मिल रही है, लेकिन ऊष्मा अपना जो रोल है वो रोल आपको शुरुआत में अदा नहीं कर रही। आपको तापमान तो समान ही दिखेगा, लेकिन ऊष्मा तो उसको प्रसारित हो रही है। वो पिघलना है तभी पिघलेगा, आप भले इसको कितनी भी ऊष्मा दो। यानी कि ऊष्मा उसके अंदर अवशोषित की जा रही है कणों के द्वारा। बर्फ के जो कण हैं उस ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, और अवशोषित करने के बाद धीरे धीरे वो ऊष्मा उस आकर्षण को तोड़ने का काम कर रही है, जो कणों के मध्य में तापमान के घटने के कारण उत्पन्न हो गया था, जो तापमान के बढ़ने के प्रसार के साथ साथ में उस आकर्षण को तोड़ने का कार्य है वो कर रही है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ, यानी कि कोई पदार्थ ठोस है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने में प्रयुक्त ऊष्मा जो होती है वो आपके प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो जरा इसको आप नोट कर लेंगे। प्रसुप्त ऊष्मा, इसको गुप्त ऊष्मा को प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, या फिर इसको गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आपके बर्फ का जल बनने की जो प्रक्रिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वो अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी लगभग प्रसुप्त ऊष्मा है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन के लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव के कारण आपको पता चल गया कि तापमान जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। अब तापमान की स्थिति में क्या होता है कि जब हम उसको उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कि ऊर्जा लगातार मिल रही है, ऊष्मा उसको लगातार मिल रही है, तो शुरुआत में जो ऊष्मा मिल रही है, तो शुरुआत में जो ऊष्मा मिलने पर धीरे धीरे उसके अंदर जो ऊष्मा अपना प्रसार करती है, तो ठोस से द्रव बनता है। तो जिस तापमान पे वो पिघल रहा है वो गलनांक है। उसी प्रकार से जब कणों को और अधिक उसमें ऊर्जा मिलती है तो कण एक अधिक गति के साथ में आगे बढ़ते हैं, और इतनी अधिक गति हो जाती है उसमें, अधिक तेजी के साथ में वह अपने आप को दूर भगाते हैं, और उसी दूर भगाने के कारण एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह अपनी जो नैसर्गिक क्रिया होती है, यानी कि कणों की दूरी है, वो दूरी बहुत अधिक हो जाती है। एक निश्चित तापमान ऐसा आएगा जिसमें ये ठोस है, यानी कि आप इस तरह देख सकते हैं ये कण पास पास है, आपने एक सामान्य उसको तापमान दिया, सामान्य तापमान दिया, तो उस परिस्थिति के इसके कण है वो इस प्रकार से हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊष्मा आप देते जाओगे तो कणों में उसका प्रसार इतना हो जाएगा कि ये आकर्षण पूरा टूट जाएगा, और कण है वह पूर्ण रूप से फैलना शुरू हो जाएंगे। और फैलना शुरू हो जाएंगे तो वो कण है किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। ठोस से द्रव, द्रव से सीधा किस में प्रसारित होंगे, गैस में प्रसारित होंगे। तो उस प्रक्रिया को हम एक प्रकार से क्वथनांक के रूप में कहते हैं, यानी कि वह तापमान जिस पर जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है, कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। और जो जल का क्वथनांक होता है वो जल का क्वथनांक है आपके जल का क्वथनांक। बर्फ का जिस प्रकार से गलनांक 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस था, उसी प्रकार जल का क्वथनांक है आपके
100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। यानी कि आप जल को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालोगे तो उबालने पर जैसे जैसे जल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा, वैसे वैसे वह उष्मा उसके अंदर प्रसारित होना शुरू हो जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्रव है वो गैस के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा ही होगा, घर में हम पानी जब उबालते हैं तब पानी उबालने पर जैसे जैसे गैस पर ताप मिलता रहता है, एकदम से थोड़ी उबलता है। गैस पर जैसे जैसे ताप मिलेगा वैसे वैसे वह अपनी कणों की गतियां है वो होना शुरू हो जाएगी। भले आप आज घर पे इस पानी को तैयार करके देख लेना कि उसके जो कण है वो नीचे से आपको हल्के हल्के उठते हुए नजर आएंगे, उसको उष्मा मिल रही है। अब उसका परिवर्तन शुरू होगा, तो वो परिवर्तन शुरू होगा कि जिस प्रकार से ठोस से द्रव बना तब गुप्त उष्मा काम आई, उसी प्रकार से द्रव से गैस बनने पर भी गुप्त उष्मा काम आती है। वो गुप्त उष्मा क्या होती है कि वह उस द्रव के कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और द्रव के कण जब उसको अवशोषित करते हैं तो उष्मा है ज्यादा मात्रा में प्रसार होगा, तो धीरे धीरे वो उष्मा फैलना शुरू करेगी, और फैलना शुरू करेगी तो उन कणों के आकर्षण बल को इतना अधिक पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होकर वह अपनी अवस्था के अंदर परिवर्तन कर लेंगे। उसको गुप्त उष्मा के रूप में कहा जाता है। तो ठोस से द्रव में भी गुप्त उष्मा काम आती है, और द्रव से आपके वापस गैस के अंदर भी गुप्त उष्मा का प्रसार है वह होता है। तो क्वथनांक वही है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि तापमान परिवर्तन के कारण, तापमान में जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे हम वैसे वैसे पदार्थ के जो कण है वो अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करेंगे, और जिस प्रकार से तापमान बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे जो कण है वो प्रसारित होना शुरू होंगे, उनके आकर्षण टूटना शुरू होंगे और वह अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करेंगे। जिस प्रकार तापमान कम करेंगे वैसे वैसे आकर्षण बल वापस बढ़ेगा, तब भी अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन करने का कार्य है वो करेंगे। यानी कि दोनों ही स्थितियों में, तापमान में कमी हो या तापमान में अधिकता हो, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। अतः हम कह सकते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं हैं। अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा। अगर द्रव को वापस ऊष्मा देते हैं तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। अगर गैस को हम पुनः शीतलता देते हैं, शीतलता का मतलब है उसको ठंडक अनुभव करवाते हैं, तो द्रव बनेगा। और द्रव को पुनः हम शीतलता देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपके ठोस बन जाएगा। तो आपने घर में ये उदाहरण देखा ही है कि पानी को हम जब डीप फ्रीज के अंदर रखते हैं तो 12-13 घंटे बाद देखते हैं तो द्रव अवस्था में होता है वो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। इसी प्रकार द्रव को आप जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हो तो गैस बन जाता है। लेकिन गैस बन जाने के बाद आपने मान लीजिए उस बर्तन के ऊपर ढक्कन दे दिया और कुछ समय बाद उस बर्तन को वहां से हटाते हैं तो आपने देखा होगा बर्तन की दीवारों पर पानी नजर आएगा। वो पानी क्या है, वो वाष्प बनी हुई थी, वो वाष्प रोक लिया आपने, वो ठंडक दी, उसको शीतलता प्रदान की, जिसके कारण से उसकी अवस्था में पुनः परिवर्तन हो गया। जो गैस था वो वापस किस में बदल गया, आपके द्रव में बदल गया। तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो है पदार्थ अपनी मूल अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, उन तत्वों में क्या होता है, जो ठोस होता है पदार्थ वह द्रव में नहीं बदलता, सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो पुनः द्रव में न बदलकर ठोस में बदल जाता है। ऐसे भी कुछ मूल तत्व है इस प्रकृति के अंदर आपको मिलेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया उलट है। प्रक्रिया वही है, गतिज ऊर्जा, तापमान में बढ़ोतरी के कारण गतिज ऊर्जा में प्रसार होगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कणों के अंदर गतिशीलता आएगी, प्रसारित होंगे, लेकिन वह तापमान पर ठोस से सीधा गैस ही बनेंगे, द्रव नहीं बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा स्टोव लिया, इस स्टोव के जो उसको आपने लगा दिया, इसके ऊपर आपने एक चीनी मिट्टी की प्याली रखी। इस चीनी मिट्टी की प्याली में आपने क्या डाला, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का एक जो है चूर्ण वो डाला। अमोनियम क्लोराइड डाल सकते हैं, या घर में आपके
भगवान के मंदिर में कपूर होगी, कपूर को भी रख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण डाला, अमोनियम क्लोराइड चूर्ण, और इसके ऊपर आपने क्या किया, एक कीप, उल्टी कीप रख दी। कीप सभी ने देखी होगी, तरल पदार्थों को किसी छोटे पात्र में डालने के लिए कीप काम में ले जाती है। उस कीप को है उसके ऊपर उल्टा रख दिया। उल्टा इस प्रकार से रखा कि इस प्याली के ऊपर वो फिक्स बैठ जाए, यानी कि यह एक प्रकार से कहे तो फिक्स हवा है, जो हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कि इसके अंदर की अगर वास्तविक बनती है तो वो इसी के अंदर घूमनी चाहिए, बाहर न जाए। इस प्रकार से इसको वायु रोधी कर देंगे। ऊपर से इसके अंदर भी रुई का डाट लगा देंगे, यानी कि हवा किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाए। अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप इसको तापमान दोगे तो बस वही प्रसार रहेगा जिस प्रकार बर्फ पिघली थी, उसी प्रकार आप तापमान दोगे तो अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण है, उस अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण है वो धीरे धीरे, जिसमें जो अमोनिया होता है वो अमोनिया वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होने पर क्या होगा, वो वाष्पशील बनेगा, और वाष्पशील बनने पर यहाँ पर आपके धीरे धीरे वह निक्षेपित होना शुरू होगी वाष्प, यहाँ पर दीवारों पर, क्योंकि उसको बाहर जाने के लिए मार्ग चाहिए, वह बाहर की ओर प्रसारित होगी। क्योंकि जैसे हम तो किसी भी पदार्थ के तापमान में बढ़ोतरी करते हैं तो वो हल्का हो जाता है, गैस बन जाती है तो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वो प्रसारित होना शुरू होगा, उसको मार्ग नहीं मिलेगा, तो वो कीप की दीवारों के ऊपर आकर चिपक जाएगी, यानी धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। कुछ समय बाद हम इसको छोड़ेंगे, कुछ समय बाद इसको हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंद कर देंगे, यानी कि आपने स्टोव चलाना बंद कर दिया, आधे घंटे बाद, घंटे भर बाद देखोगे तो इस पूरी दीवारों पर आपको ठोस अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण वापस नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि यह तापमान मिलने पर, पहले ठोस था, तापमान मिलने पर यह बिना द्रव में बदले गैस में बदल गया, और गैस जैसे आपने ठंडी की तो वो गैस है बिना द्रव में बदले किस में बदल गई, ठोस में बदल गई। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले, कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि इसमें ठोस था, और ठोस जो था वह द्रव में नहीं बदला और सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो जरा अमोनियम क्लोराइड इसका उदाहरण है ही है। एक उदाहरण है आपके कपूर, एक उदाहरण है नौसादर, एक उदाहरण है आपके नेफ्थलीन। ये आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जो बिना द्रव में होते ठोस है, लेकिन बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाते हैं किसके कारण से, तापमान में बढ़ोतरी के कारण से। लेकिन जैसे ही हम तापमान को पुनः कम करेंगे, यानी कि तापमान को हम बदलेंगे, तो तापमान कम करने पर वाष्पशील पदार्थ, तापमान कम करने पर वाष्पशील पदार्थ पुनः बिना द्रव में बदले ठोस बन जाते हैं। बिना द्रव में बदले ठोस बन जाते हैं, इसे निक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। यानी कि वो वापस ठोस में बदल जाएगा, तापमान में कमी आते आते ठोस बदल जाएगा, और ठोस द्रव में बदलेगा नहीं। उस प्रक्रिया को निक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान रहे, तापमान परिवर्तन के कारण कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे आपको जो ठोस है और द्रव में नहीं बदलेंगे, गैस में बदल जाएंगे तापमान मिलते ही, और कुछ जो वापस ठंडा करेंगे तो गैस से बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाएंगे। तो ऐसे ही कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन ऐसे ही उदाहरण हैं। और इस प्रकार की मिली हुई अशुद्धियां हैं उसको ऊर्ध्वपातित क्रिया के द्वारा है हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो नमक और नौसादर का मिश्रण है, तो नौसादर अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है।
तो आज का समय यही समाप्त होता है।